नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन घमासान और तेज हो गया है। भाजपा ने जहां राजधानी रायपुर में अपने 7 प्रत्याशियों का नामांकन जमा कर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल सहित दुर्ग जिले के सभी प्रत्याशियों का दुर्ग में नामांकन दाखिल कर माहौल बना दिया। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दूसरे चरण में 70 विधानसभाओं में मतदान 17 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभाओं में मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का 30 अक्टूबर को आखिरी तारीख था। ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, भाजपा, जेसीसीजे समेत सभी राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा के रायपुर जिले के 7 विधानसभा, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण, अभनपुर, धरसीवा और आरंग सीट के प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन पत्र जमा किए। इसके पहले बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर के पास जनसभा किए, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बीजेपी की नामांकन रैली में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। हाई प्रोफाइल सीट पाटन में एक नया मोड़ आ गया है। अब यहाँ से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में जोगी कांग्रेस को जीत मिली थी। बता दें, पाटन विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से दुर्ग सांसद विजय बघेल बीजेपी उम्मीदवार हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के भतीजे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डॉक्टर चरणदास महंत की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किए। इस दौरान दुर्ग जिले के सभी 6 सीट दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, भिलाई नगर, वैशाली नगर और अहिवारा के प्रत्याशी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि दुर्ग का किला भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। दुर्ग कांग्रेस का दुर्ग है। बीजेपी जो भी घोषणा करेगी, छत्तीसगढ़ की जनता उस पर भरोसा करने वाले नहीं है। औसत केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। इतना आसान नहीं है। एक आध 2 बार गलती से वो लोग पिछले समय पिछले में आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे। तो ये कांग्रेस हमेशा कर रहा है। उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बेला दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार ने झूठे वादे और भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ऐसे बघेल सरकार को छत्तीसगढ़ विदा करेगा। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने ऐसी गारंटी 5 साल पहले भी की थी। लोकतंत्र में जवाबदेही तय होना चाहिए। 5 साल पहले जो गारंटी दी, उसमें से कौन से वादे पूरे किए गए? हर चुनाव में नई गारंटी देना, उसको भूल जाना कांग्रेस की आदत है। छत्तीसगढ़ फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लाना चाहता है और जिस सरकार ने केवल झूठे वादे किए और भ्रष्टाचार किया, ऐसी बघेल जी की सरकार को अब छत्तीसगढ़ विदा करेगा और भारतीय जनता पार्टी को वापस लाएगा। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जेसीसीजे, आप, बसपा, जेसीपी, हमर राज पार्टी जैसे दल भी कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। नामांकन के आखिरी दिन हुई शक्ति प्रदर्शन के बीच अब देखना होगा कौन सा दल चुनाव में किस पर भारी पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता के.एस. चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है वो के.एस. चौहान जी से है। के.एस. चौहान जी, सीएम भूपेश बघेल नामांकन के बाद कह रहे हैं कि जो दुर्ग का किला है वो भेदना इतना आसान नहीं बीजेपी के लिए, कांग्रेस का है दुर्ग। एक आध 2 बार हो गया गलती से। कांग्रेस के प्रति एक कहावत है कविता जी
कि कांग्रेस का किला पहले कांग्रेसी है ही ढाके। पूरे 6 विधानसभा सीट हैं दुर्ग जिले में, वहां पर 153 आवेदन आए हैं, 153 आवेदन। और भूपेश बघेल जी जिस लोकसभा से हैं, जिस विधानसभा से हैं, पाटन से, वहां पर भी एक कार्यकर्ता ने वहां पर भी आवेदन दिया था, लेकिन उसको मार मार के भगा दिया गया, आवेदन नहीं लिया गया। उसका नाम है प्रकाश गीते। दूसरी बात, आप 6 विधानसभा हैं, 5 उसमें से आपके सिटिंग एमएलए थे, 4 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद वहां पर इतने ज्यादा अपराध हुए हैं। और उसके बाद आप दुर्ग जिले में ही वहां पर एक बीरनपुर की घटना होती है, बीरनपुर की घटना होती है जहां पर उनके कोई भी मुख्यमंत्री, चारों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं जाता है। इवन जहां पर जो बीरनपुर की घटना है उसमें साहू समाज का लड़का था, युवक था, वो साहू, ताम्रध्वज साहू भी नहीं गए, गृह मंत्री होने के नाते भी नहीं गए, साहू समाज होने के नाते भी नहीं गए, और मुख्यमंत्री नहीं गए अपने ही जिले में। और उनके ही जिले में, उनके घर के पास में ही एक और युवक की इसलिए मौत हो जाती है, इसलिए उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है कि अच्छा, तो क्या वहां पर वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। सुनिए, जो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जी, जो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, लोकसभा होता है, आप बोलते हैं कि दुर्ग जिले, बोलिए। हाँ, दुर्ग जिले में उसके बाद 5 महीने बाद लोकसभा होता है कविता जी, और एक तरफा वहां पर सीट जीती जाती है। और वो भी कितने की, लगभग 3,80,000 मतों के डिफरेंसेस से, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम ज्यादा मतों से जीतने वाले लोकसभा सांसद वहां पर विजय बघेल होते हैं, और वही अब वहां उनके ओपोजिशन में। ठीक है, तो बीजेपी कहना चाहती है दुर्ग का किला भेजना आसान है बीजेपी के लिए। टॉप 10 पे उनका नाम है। चौहान जी, तो और चौहान जी, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो दुर्ग का किला भेजना बहुत आसान है बीजेपी के लिए। हम 6 की 6 सीटें लेके आएंगे, 6 की 6 सीटें, 6 की 6 सीटें लेके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। हम तो सिर्फ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, जहां सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो दुर्ग कांग्रेस का दुर्ग है, लेकिन के.एस. चौहान जी ने आपके सामने कहा कि बहुत आसान है दुर्ग का किला को भेदना, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं बीजेपी जो भी घोषणा करेगी छत्तीसगढ़ की जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसा क्यों नहीं भरोसा करेगी? कविता जी, भारतीय जनता पार्टी के दावे पूरी तरह से काल्पनिक है। हकीकत यही है कि दुर्ग जिले में जो 6 सीटें हैं उसमें से 1 सीट रिक्त है और 5 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। ये हकीकत है। उसके बाद में जो 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, फिर नगरीय निकाय के चुनाव हुए और ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। मूल बात, घोषणा करना एक बात है कविता जी, लेकिन विश्वास जीतना जनता का वो अलग बात है। भूपेश सरकार ने अपने काम से प्रमाणित किया है। कई सारी योजनाएं हैं, 53 योजनाएं हैं कविता जी। उनमें से बड़ी योजना है भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना, जो है जो खेतीहर मजदूरों को जिनके नाम पर 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, भूमिहीन जो श्रमिक हैं, उनको 7,000 रुपया प्रति वर्ष जो दिया जा रहा है, देश के भीतर कहीं नहीं है, जो हमारे वादे से अतिरिक्त है। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने स्थापित किया 747, वो हमारे वादों से अतिरिक्त है। जिस प्रकार से पहले भी भूपेश बघेल जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि जो 2018 में कर्ज माफी हमने सरकार में आते ही की थी, उसी तर्ज पर फिर से कर्ज माफी होगी। तो हमने जो प्रतिमान स्थापित किए हैं कविता जी, उसको लेके जनता के बीच जा रहे हैं, इसलिए जनता भरोसा कर रही है। और जो 15 साल वादा खिलाफी करते रहे, जिसका कुशासन भी भोगा है रमन राज में, जो इनके समय में भ्रष्टाचार हुए, किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे? तो ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए। आप ही की बातों में बोल रही हूँ, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गजनी कह दिया। जी कविता जी, गजनी कह दिया महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची है कविता जी। कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता।
ये झूठ और लफाजी में तो नए लेकिन नए देवेंद्र पिछले फडणवीस 2 तो महीने कह के रहे हैं- भीतर 2 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आए। लेकिन देवेंद्र गृह मंत्री- फडणवीस तो ये कह रहे हैं कि यदि ओलंपिक का कोई गेम हो जाए तो जी। झूठ बोलने में कांग्रेस को ही जी। मिलेगा, मेडल मिलेगा, मेडल मिल जाएगा, कह रहे हैं। कविता जी ये सर्वविदित है, आप गूगल कर लीजिए, झूठे लफाजी जुमलेबाज आप गूगल कर लीजिए, किस नेता का नाम आता है सर्वविदित हो जाएगा। जिनकी जन्मतिथि के दावे 2-2 दिन हैं, जो न केवल इतिहास बल्कि भूगोल बदल दिए। यहां आके कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र की सरकार करती है, दिखाते बजट में 1 रुपए का भी हो। जब 18 तारीख को G20 का सम्मेलन रायपुर में होना था नई राजधानी में, 14 तारीख को ये आके कहते हैं कविता जी 2 मिनट दीजिए। कि यहां पर आपने अवगत की। तो झूठ और लफाजी में तो इनके शीर्ष नेता से लेके बूथ के कार्यकर्ता तक होड़ मची है। झूठ और लफाजी में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस तो उसी पाठशाला से जुमले और झूठ सीख के आए हैं, लफाजी सीख के आए हैं। तो उनके कुतर्कों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता कविता जी। ठीक है, ये आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है और ये करते रहेंगे। ठीक है, इसमें इनका एकाधिकार है। आएंगे चौहान जी, लेकिन उससे पहले गंगेश द्विवेदी जी के पास चलेंगे। बहुत देर से बैठे हैं, एक बार भी नहीं गए हैं। गंगेश द्विवेदी जी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एकदम से शुरू हो गया है, खूब निशाने भी किए जा रहे हैं एक दूसरे पार्टी के ऊपर। लेकिन हाई प्रोफाइल सीट की बात करें, पाटन में एक नया मोड़ आ गया है। यदि विजय बघेल को देखे, सीएम भूपेश बघेल तो है ही, विजय बघेल को देखे, अब अजीत जोगी जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन किया है। किस तरह से देखेंगे इसको? माफ कीजिएगा, अमित जोगी। निश्चित तौर जी। पर अमित जोगी ने एक नया मोड़ लाने का प्रयास किया वहां पे, जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनका वहां पे पकड़ है। क्योंकि देखिए, उनके पिता और उनकी माता जी और वो खुद भी ज्यादातर मरवाही सीट, पिछली बार जो तो मरवाही सीट से विधायक थे। और जैसा कि अभी उन्होंने बयान दिया है कि 1 महीने उन्होंने वहां पे जाके चर्चा की और सर्वे किया था। 1 महीने में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड तैयार करना, बहुत जो राजनीति के जानकार है उनको पता है कि इतनी आसानी से इतना बड़ा ग्राउंड तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, वो अपने स्तर पे चूंकि एक पार्टी के सुप्रीमो हैं और उनसे ज्यादा उनके पिता का नाम है, तो उस हिसाब से अगर उनको समर्थन मिलता है, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला जो अभी आमने सामने का था, टक्कर का था, कहीं न कहीं त्रिकोणीय होता तो नजर आ रहा है। जी। क्योंकि एक पार्टी के अगर अध्यक्ष कहीं से चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो 10-20 हजार के वोट का डैमेज तो करेगा ही करेगा। तो हाँ, एक उन्होंने एक और नया दावा किया है कि अभी तक जो है चाचा भतीजे में जो है सेटिंग होती थी और पहली बार जो चुनाव होगा, और इस बार वो इसीलिए बीच में आए हैं ताकि ये सेटिंग गड़बड़ा जाए। तो मतलब गणित ये भी बिगड़ेगा। उनका अपना दावा अपनी जगह सही है और वो उस उद्देश्य से ही वहां पे लड़े हैं। लेकिन यह कि चर्चित हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गणित बिगड़ेगा ये कहा जा सकता है गंगेश द्विवेदी जी? जी, हाँ, देखिए, गणित तो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। अब ये है कि वहां के उनके कार्यकर्ता कितना हद तक जनता के बीच अपना विश्वास जमा सकते हैं। वो उन्होंने भी 10 सूत्री अपना 10 कदम करके एक अपना वो बनाया है और हलफनामा लेके लोगों के बीच बांटने का बांटा है। उनके सिर्फ 10 बिंदु है, 10 बिंदु पे उनको वर्किंग करना है। अगर जनता उन पर भरोसा करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के मतलब एक तरफ तो भूपेश बघेल है और दूसरी तरफ विजय बघेल है, दोनों ही कद्दावर नेता अपने अपने जगह के, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं वो। बिल्कुल जी, ठीक है। केएस चौहान जी, निश्चित तौर पर आपको वही मैं कह रहा था कि जी। जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, लेकिन सही बात यह है कि देखिए कविता जी, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे थे कि आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि 750 स्कूल आत्मानंद बना दिए गए। बनाए नहीं है, सबसे पहली बात कन्वर्ट किए गए, और उसमें भी 750 में भी लगभग 350 स्कूलों में ही इंग्लिश टीचिंग चालू हुई है। दूसरी बात, पूरे छत्तीसगढ़ में 20,000 स्कूल हैं। इसका मतलब यह है कि आप लगभग 2 से 2%, 2.5% के आसपास आपने आत्मानंद में कन्वर्ट किया है लगभग। लेकिन उसको क्या बोलेंगे जिसमें 6% स्कूलों में बिजली और पानी की सुविधाएं नहीं है, 12% स्कूलों में जो उनकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है और बाहर क्लासेस लगती हैं,
उनको क्या बोलेंगे? जो लगभग 35% स्कूलों में वहां पर जितने टीचर्स होने चाहिए उतने कम हैं। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे बच्चे रोड में बैठ के वहां पर धरना दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आत्मानंद स्कूल के बच्चे थे। आत्मानंद स्कूल की स्थिति ये है कि वहां पर टीचर्स नहीं थी पढ़ाने के लिए, और ये स्थिति है जो आत्मानंद बोलते रहते हैं और बाकी सब चीजें ढकते रहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि केंद्र सरकार बोलती है कि धान हम खरीदते हैं। बिल्कुल, हम लोग पैसे देते हैं। क्यों? और कौन? और हम ये हम नहीं बोलते हैं सिर्फ, ये कौन बोलता है? तो अमरजीत भगत बोलते हैं। वो कहाँ बोलते हैं? तो सदन में बोलते हैं, जहां फैक्ट के अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता। वो बोलते हैं कि हमने पूछा कि कितना अभी तक पैसा दिया गया, तो उन्होंने बोला 62,000 करोड़ रुपए दिया गया। उसमें से कितना पैसा केंद्र का था और कितना पैसा राज्य का था? तो 51,000 करोड़ रुपया केंद्र का था और 11,000 करोड़ रुपया राज्य ने दिया है। ये इनके वक्तव्य है, और वो भी फैक्ट के साथ वहां पर बोलना पड़ता है। तीसरी बात, आज प्रियंका गांधी जी आई, वो ये बोल के जाती हैं कि स्व सहायता समूह के महिलाओं का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तो ये पहले के मैनिफेस्टो में भी आप लिख के रखे हुए थे, उसको अभी तक आपने माफ नहीं किया, अभी के मैनिफेस्टो में फिर से डाल रहे हैं। तीसरी बात, आप खैरागढ़ में बैठ के वो चीज बोलते हैं जिसकी कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई जनता वहां पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले आप खैरागढ़ के उपचुनाव में वहां पर बोले थे कि जिला बनेगा। वहां पर अपने काम के बूते पे नहीं गए थे, आप जिले बनाने के बूते पे गए थे। जनता ने आशीर्वाद दिया आपको जिला बनाने के लिए, भाई ठीक है आप जिला बना दोगे, हमारे को भरोसा है। कागज पे जिला बना दिया गया, घोषणा कर दी गई, लेकिन जिला बनाने के लिए जो 40 से 50 करोड़ रुपए वहां पर लगता है, 2 करोड़ रुपए भी फंड, अभी 1.5 साल हो गया है लगभग, 2 करोड़ रुपए फंड भी जिला के लिए, जिला बनाने के लिए जो उसमें इंफ्रा लगता है वो नहीं दिया गया। आपकी बातों में विश्वास कौन करेगा? ये भी तो बताइए। जनता परख चुकी है, और काट की हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा और जी। तीसरी बात, सबसे अहम बात जो भूपेश बघेल जी ने बोला, कविता जी, सुरेंद्र वर्मा जी, मेरा आपने सवाल ये है- प्रत्याशी को लेकर सवाल किया। छत्तीसगढ़ में JCCJ की स्थापना, जी आप पूछिए। बोलिए। छत्तीसगढ़ में JCCJ की स्थापना ही भाजपा के षड्यंत्रों के तहत हुई, उसका प्रमाण है। पहली बार अंतागढ़ में उपचुनाव हुए, उसमें वाइस सैंपल जो है छत्तीसगढ़ का बच्चा समूह है, डॉक्टर साहब कौन है, किसके लाल बत्ती के लालच देकर उस षड्यंत्र को अमल किया गया था। उसके बाद जब मरवाही में उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन की थी। और जिस विजय बघेल की ये बात कर रहे हैं, 2 बार भूपेश बघेल से हारे हैं। सुन लीजिए, तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। ये वाइस सैंपल देने रमन सिंह के दामाद और उसके बेटे भाग नहीं रहे क्या हाईकोर्ट ने? दूसरी बात, ये शिक्षा की बात करते हैं। रमन सिंह के 15 साल के कुशासन में 3000 स्कूल बंद हुए थे, उसको हमारी सरकार ने शुरू कराया। ये बात कर रहे हैं रखरखाव की। इसी बजट में, पिछले बजट में कविता जी 11,000 करोड़ स्कूलों के संधारण के लिए हमने दिया। जिस प्रकार से ये अभी बात कर रहे हैं नए जिले बनाने की, तो निश्चित तौर पर पिछले 5 साल में 6 नए जिले बनाए भूपेश सरकार ने। 15 दिन के अंदर कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति हुई। 8.5 मैं पूरी बात कर लूं। केवल स्थापना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, 400 करोड़ का प्रावधान अपने समय में बोलिएगा कविता जी। 6 जिलों के साथ में 100 तहसील भी बनाए। गंडई छुही खदान को 15 साल के बेवकूफ बनाते रहे कविता जी। रमन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में गंडई छुही खदान की जनता को, ठीक है वर्मा जी, आपने रमन सिंह की बात की, तो उनका ये कहना है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, जी रमन सिंह ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। रात में जब सीएम भूपेश बघेल सर्वे रिपोर्ट देखते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ इसलिए घोषणाएं कर देते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी। कविता जी, आप भी मीडिया से हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां आपसे भी नहीं छुपी हुई है। ये मुगालते में है भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये तो जमानत बचाने के लिए वोट कटवा प्रत्याशी खोज रहे हैं। जितने यहाँ पर हैं, चाहे वो हमर राज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो,
अब जोगी के शरण में गए, अमित जोगी से ये कैंडिडेट का प्रमाण देता हूं मैं। धर्मजीत सिंह जो जेसीसीजे में थे, आज वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। आर के राय भाजपा में थे, वो जेसीसीजे के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से राजिम में जेसीसीजे से बुला के ये प्रत्याशी बनाए हैं, तो इनके षड्यंत्र को पहले भी छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। अंतागढ़ में ये रमन सिंह के परिजन वाइस सैंपल देने भाग रहे, हाईकोर्ट में जाते हैं, इनके दामाद, इसके बेटे, और जो वो वाइस रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जान रहा है कौन डॉक्टर साहब है, किससे लाल बत्ती की बात हुई थी, मंतूराम की। तो हर बार इनका षड्यंत्र नहीं चलेगा। अब तो ये जमानत बचाने के लिए पेड वर्कर के सहारे हैं। 56 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता का दावा 2018 में किए थे, वोट 40 लाख भी नहीं मिले। तो ये ठेके पे पार्टी चलाने वाले पेड वर्कर के भरोसे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो ये वोट कटवा खोज रहे हैं कि कौन कांग्रेस का वोट काट सकता है, उसको मदद करो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ में तो ये प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। तो हकीकत छत्तीसगढ़ की कविता जी यही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमित जोगी है उनको जानबूझकर उतारा गया है वहां से, आप ये कहना चाह रहे हैं नामांकन भराया गया है पाटन से? बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा के षड्यंत्रों के तहत वोट कटवा के रूप में उनको उतारा गया है। ये किसी से छुपा नहीं है। ना गणित बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। इनके सारे षड्यंत्र फेल होंगे कविता जी। इनको तो जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। विजय बघेल जी पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, बनाया नहीं। केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, बनाया नहीं। बलि का बकरा बना दिया। 2 बार पहले भी हारे हैं और इस बार तो जमानत बचाने के लाले हैं। जी वर्मा जी, आपके अनुसार जो बीजेपी, बिल्कुल ये सर्वविदित है। अंतागढ़ उपचुनाव के षड्यंत्र भी सर्वविदित है। मरवाही उपचुनाव का परिणाम सबने देखा है। गंगेश द्विवेदी गंगेश द्विवेदी ये भी जानते हैं। ठीक है गंगेश द्विवेदी जी, क्या बोलेंगे आप? जी सुरेंद्र वर्मा जी जो है षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं, मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर जब पिछली बार जो सरकार बनी थी 2013 के समय, खासतौर पर झीरम कांड होने के बावजूद, जब उस समय ये उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस सरकार आ जाएगी, क्योंकि उनका पूरा सीरियस नेतृत्व समाप्त हो गया था और पूरे प्रदेश में एक तरह से सहानुभूति की लहर थी। उस समय ये आरोप है अजीत जोगी जी के ऊपर, जो इनके पिता है अमित जोगी के, कि वो भाजपा की बी टीम की तरफ से काम किया और 10 सीटों पर उन्होंने हरवाने का काम किया था। और उसके बाद ही जब इस बात का खुलासा हुआ और लगातार भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ बने, उन्होंने खुला आरोप लगाया और अमित जोगी पे कार्रवाई भी हुई। मंतू पावर वाले कांड में 6 साल के निष्कासित किया गया। उसके बाद लोगों ने अलग पार्टी बना के अपनी नए सिरे से राजनीति शुरू की और पिछली बार करीब 7 सीट लेके आए थे। तो निश्चित तौर पर अजीत जोगी जन नेता थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस में और कांग्रेस उनको बहुत दिनों राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता रह चुके थे। वो प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उनकी जो इमेज थी, इसमें कोई दो मत नहीं। उनको पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कई इलाकों में, दिल्ली से लेकर कई जगह उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। लेकिन अमित जोगी की छवि वैसी नहीं है। अमित जोगी की छवि इसलिए वैसी नहीं है क्योंकि जैसे ही अजीत जोगी की डेथ हुई, उनके 5 विधायक थे, उनमें से आज रेणु जोगी उनकी मां को छोड़ के आज कोई भी विधायक उनके साथ नहीं है। ये बड़ा अंतर है, जिसको इसमें ये बोला जाता है कि उनका व्यवहार, मैं तो खैर बहुत करीब से उनको नहीं जानता, लेकिन उनके व्यवहार को लेकर अक्सर टिप्पणी करते हैं जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। जैसे बलौदाबाजार के प्रमोद शर्मा ने तो खुले तौर पे आरोप लगाया था कि अमित जोगी के व्यवहार के कारण मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। और इसी तरह धर्मजीत सिंह वहां से भाजपा चले गए, उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। तो ये एक बड़ा कारण है। तो मुझे लगता नहीं कि जैसे यहाँ की बात आ रही है, तो लेकिन अमित जोगी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रभाव रहेगा। कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये कहा जा सकता है वोट में। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी, और के.एस. चौहान जी आपका भी, और गंगेश द्विवेदी जी आपका भी। तो आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और दोनों जो पार्टी है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जीत का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के बाद। और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।